सो वेलकम बैक गाइस टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में, मेटलर्जी के बारे में और साइंस ऑफ मेडिसिन और सर्जरी के बारे में। ये वाले लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स की जो पहली लाइन है वो हमसे ये कहती है कि इंडिया में मैथ्स के रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया का नाम पूरे ग्लोब में फेमस हो चुका था। अब कौन कौन सी चीज़ों की डिस्कवरी इंडिया में हुई थी? तो ज़ीरो की डिस्कवरी, डेसिमल सिस्टम की डिस्कवरी, एल्जेब्रा, थियरम ऑफ बोध गया, ज्योमेट्री, एरिथमेटिक, ये सारी ही चीज़ें इंडिया में डिस्कवर हुई थी। आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था ज़ीरो को, लेकिन कोई भी फिगर है जैसे कि वन अगर लिखा है तो उसके पीछे वन, उसका मतलब होता है 1.0। तो 1.0 ये मतलब किसी भी फिगर के बाद ज़ीरो लिखना हमें सिखाया था गुरुत समद ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था ज़ीरो को, लेकिन किसी भी फिगर के बाद ज़ीरो लिखना वो हमें सिखाया था गुरुत समद ने। अब हमारे मैथमेटिशियंस इतने होशियार थे कि उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि 1.00 जो लिखते हैं हम, तो उसमें किसी भी फिगर के बाद कितने ज़ीरो आने चाहिए। तो 1.0000 ऐसे 53 ज़ीरोस किसी भी फिगर के बाद आने चाहिए। अब जो डेसिमल वाली सिस्टम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस उसको मिल रहा था जब हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम पे। यानी कि जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मेरे को कोई भी मान लो मेरे को एक रिंग मिल गई, तो वो रिंग का जो वज़न था वो था 50.6 ग्राम। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 50.6 यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया? डेसिमल का यूज़ किया, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले जो आता है वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने दो किताबें लिखी थी, एक तो है लीलवंती गणित और दूसरी है बीज गणित। कब लिखी थी? 1150 AD में इन्होंने लिखी थी। उसके अलावा उन्होंने जो साइन होती है, जैसे कि एडिशन के लिए प्लस और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, ये साइन को भी भास्कराचार्य ने ही डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट जो कि है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता ने अलग अलग तरह की इक्वेशन को डिस्कवर किया था। अब हमारे पास आते हैं तीसरे साइंटिस्ट जो कि है बोध गया। बोध गया ने डिस्कवर किया था थियरम को। बोध गया ने डिस्कवर किया था थियरम को। अब हमारे पास आता है चौथे साइंटिस्ट जो कि है आप स्तंभा। आप स्तंभा ने बताया कि सैक्रिफिशियल पिट्स जो होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं यज्ञास के अंदर, तो उसका उन्होंने मेजरमेंट करके दिया था। किसने? तो आप स्तंभा ने सैक्रिफिशियल पिट जिसको यज्ञास में यूज़ किया जाता है उसका मेजरमेंट करके दिया था। अब आते हैं हमारे पास आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था पाई की वैल्यू को, जो कि होती है 22/7 यानी कि 3.14। और इन्होंने कहा कि ये जो पाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या? जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। और वो होता क्या है? वो एक तरह का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायामीटर ऑफ सर्कल का रेशियो है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एक मेथड है जिसका नाम है अष्टांग मेथड, ये सारी ही चीज़ें आर्यभट्टा ने अपनी एक किताब में लिख के रखी थी। अब इतनी सारी चीज़ें आर्यभट्टा ने कर दी थी जिसकी वजह से उनको एक उपाधि दी गई जिसका नाम था फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमारे जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स है वो कौन है? वो है आर्यभट्टा। मोर ओवर उन्होंने और भी कुछ किताबें लिखी थी, जैसे कि 10 गीतिका, या तो आर्य, और एक और है आर्यभट्टियम। उन्होंने जो है एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी अपनी एक किताब में लिखा था, जो किताब का नाम था आर्य सिद्धांता। उन्होंने जो है एरिथमेटिक और ज्योमेट्री के सॉल्यूशन भी उनको समझ आ गए थे। इतनी सारी चीज़ें उनको आ गई थी जिसकी वजह से उनको क्या कहा गया था? फादर ऑफ मैथमेटिक्स। अब और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि मैथमेटिक्स के अंदर इंक्लूडेड थे और ऐसे अलग अलग स्कॉलर्स थे, तो उनके एक बार नाम पढ़ लेते हैं। कौन कौन है? सबसे पहले बोध गया, आपस्तंभा, कत्याया, भास्कराचार्य,
ब्रह्मगुप्ता, ये सारे ही स्कॉलर्स जो है मैथ्स से रिलेटेड है। तो अब और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने लिखा था, तो उसकी एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो किताब है वो है प्रजनन शास्त्र, जिसको लिखा था पंचाल साहब ने। दूसरी है चिकित्संग्रह, जिसको लिखा था चक्र पाणी दत्ता ने। तीसरी है कामासूत्रा, जिसको लिखा था वत्स्यायन ने। चौथी है वृक्ष आयुर्वेदा, जिसको लिखा था महर्षि पराशर ने। फिफ्थ है योगा शास्त्र। योगा तो हमको पता है पतंजलि से रिलेटेड है, तो योगा शास्त्र को लिखा था महर्षि पतंजलि ने। फिर है यंत्र सर्वासा, इसको लिखा था महर्षि भरद्वाज ने। और लास्ट है काल गणना, जिसको लिखा था शक मुनि ने। तो अब हम हमारा अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी जो है उसको माना जाता था कि वो सबसे पुराना साइंस है, और बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमी के वर्क हैं, यानी कि बहुत सारी जो किताबें हैं, वो इंडिया में लिखी गई थी। फिर अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के पढ़ाई जो करी जाती थी वो बहुत सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ ने भी करवाई थी, और प्लैनेट्स और उनकी मूवमेंट, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन जिसको नक्षत्र कहा जाता था, और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्काई में है, तो वो सारे ही सब की पढ़ाई करके कुछ कैलकुलेशन करी जाती थी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से ये सारी बातें रिलेटेड थी, और उसी के हिसाब से, यानी कि जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उसी के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते थे, अंदाजे लगाए जाते थे। और ये जो था एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आर्यभट्टा भी आए थे, और इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, और जिसकी वजह से पहली जो इंडिया की सैटेलाइट थी उसका नाम आर्यभट्टा दिया गया था। अब उन्होंने बताया क्या, आर्यभट्टा ने ऐसा एक बात बताई, उन्होंने बोला कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता है, और जो मेन कारण ल्यूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण का जो मेन कारण है वो अर्थ की खुद की एक शैडो ही है, जिसको बड़े बड़े स्कॉलर्स ने अजर भार नाम दिया था। अब एक और साइंटिस्ट, एक और स्कॉलर जिनका नाम था ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पॉपुलराइज किया था उनकी एक बुक में, जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांता। अब हमें एक और स्कॉलर के बारे में पढ़ना है जिनका नाम था वरामिहिर। वरामिहिर जो थे वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, लेकिन ज़्यादा वो एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को, यानी कि एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, हाथ देख के जो भविष्य बताते थे, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा था तंत्रा, दूसरा हिस्सा था होरा, और तीसरा था संहिता। अब उनके जो कुछ काम उन्होंने, यानी कि कुछ किताबें जो उन्होंने लिखी थी, जैसे कि एक किताब उन्होंने लिखी थी बृहद संहिता, उसमें उन्होंने ये बताया कि इंसान का जो भविष्य है वो हम प्लैनेट्स को देख के बता सकते हैं, उसकी शादी कब होगी और बाकी सारी चीज़ें ये बता सकते थे। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो इतने होशियार, इतने ज्ञानी थे साइंस की फील्ड में। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा आखिरी टॉपिक, जो कि है वास्तुशास्त्र। देयर इज़ एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र, यानी कि वास्तुशास्त्र की जो फील्ड है उसके अंदर जो पुराना इंडिया था उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। और ये वास्तुशास्त्र जो है एक ब्रांच है, एक टाइप है, किसका टाइप है, एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। अब वास्तुशास्त्र जो इंडिया का था उसको, जो दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ है उसने उसको पहचाना वास्तुशास्त्र को और उसकी तारीफ़ करी। अब इसके जो पायोनियर्स थे, जिसने शुरुआत करी थी, वो कौन कौन थे, वो थे ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, इन्होंने वास्तुशास्त्र की फील्ड को शुरू किया था। अब वास्तुशास्त्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को जो हम बना रहे हैं वो उसको एकदम सही तरीके से बनाएं। जैसे कि किन किन चीज़ों का बनाएंगे, तो ड्वेलिंग्स मतलब होता है घर, टेम्पल्स, पैलेसेस, अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनिशन यानी कि जहाँ पे हथियार रखे जाते थे, एंड टाउन प्लानिंग। ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड थी, ये सारी चीज़ें बेस्ड थी वास्तुशास्त्र पे। और वास्तुशास्त्र से की जो बातें हैं वो किताबों में भी लिखी गई थी, जिसका नाम था बृहद संहिता।
अब एक किंग थे जिनका नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभ जो थे वो मेवाड़ के थे, और उन्होंने जो है यही साइंस यानी कि वास्तुशास्त्र को फिर से उजागरित किया था 15 सेंचुरी के अंदर। ट्रेडिशनल बिलीफ यानी कि पुरानी मान्यताओं के हिसाब से जो विश्वकर्मा थे वो पहले आर्किटेक्ट थे गॉड के। उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन वास्तुशास्त्र के रिलेटेड, जैसे कि किसी भी प्लेस को सिलेक्ट किया, उसके कौन सा शेप्स है, कोई भी चीज़ को प्लान करना है, कोई टेम्पल बनाना है, कहाँ पे डाइनिंग रूम रखना है, कहाँ पे बेडरूम रखना है, तो ये सब वास्तुशास्त्र में बताया जाता था। और ये जो भी वास्तुशास्त्र है इसको फॉरेनर ने भी अडॉप्ट कर लिया है, मतलब फॉरेनर भी अपना जब घर बनाते हैं तो वो वास्तुशास्त्र को देख के ही बनाते हैं। एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। जो पूरा जो नॉलेज है वो पूरा वर्ल्ड उसको यूज़ कर रहा है, पूरे इंडिया के जो नॉलेज है उसको। इंडिया कल्चर इज़ वेरी वास्ट। इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही बड़ा है और हेट्रोजीनियस यानी कि बहुत डाइवर्सिटी वाला कल्चर है। और यहाँ पे साइंस को और रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन, यानी कि इंडिया में सारे ही रिलीजन को बराबर माना जाता है। और यहाँ पे हमको हमारी कंट्री में यूनिटी यानी कि सब अलग अलग रिलीजन जो है इकट्ठा होकर रहते हैं, और हमारी कल्चर में हमको देखने को मिलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग रिलीजन वाले लोग जो है इकट्ठा होकर रहते हैं, यूनिटी से रहते हैं, इसी को हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी।